हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में खान जीएस रिसर्च सेंटर के नोट्स को देखने वाले हैं, यानी कि खान सर के द्वारा जो क्लास लिया गया है, कहिए कि नोट्स तैयार करवाया गया है, उसका आज क्लास देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप इस तरीके का और भी क्लास देखना चाहते हैं, आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। ध्यान रखें, अगर आप खान सर का ही क्लास देखना चाहते हैं तो काफ़ी सारा क्लास, जिसमें कि आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावे भी काफ़ी सारा ऐसा क्लास है जो आपको देखना चाहिए। आप लोग प्ले लिस्ट आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए, आज के इस क्लास में दिल्ली सल्तनत को देखने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत में क्या देखेंगे पहले समझ लीजिए। आपको पता है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चलता है। इसमें टोटल 5 तरह के वंश हैं: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश है। गुलाम वंश और खिलजी वंश को आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। गुलाम और खिलजी वंश को आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। इसके अलावे भी इसका जो और भी क्लास है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, आकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग जो भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक करिए। आपके बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा क्लास तैयार है, जिसमें कि ज्ञान बिंदु है, एडुटेरिया है, स्पार्क है, क्राउन है, प्लेटफॉर्म है, सारे क्लास अवेलेबल हैं। आप लोग ज़रूर देखिए। जब तक आपके दरोगा का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक आज का जो आप क्लास देखोगे इस तरीके का, साथ ही साथ और भी जो भी स्पेशल क्लास आपके दरोगा के व्यू से होना चाहिए, सारा कुछ का क्लास आपको मिलता रहेगा। आज के गुलाम वंश के जो प्रमुख शासक रहे थे दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश टोटल 11 तरह के शासक रहे हैं। अगर आप एक बार नाम सुनना चाहो तो सुन लीजिए फटाफट। कुतुबुद्दीन ऐबक था, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन है, रजिया सुल्तान है, बहराम शाह है, अलाउद्दीन महमूद शाह है, नसरुद्दीन शाह है, बलबन है, कैकुबार है, और 11वें नंबर पर आता है क्यूमर्स। इन पहले 11 को अच्छे से समझिए और उसके बाद खिलजी वंश को देखिए। अगर आप आज के इस क्लास को ध्यान से देखते हैं, आपको दिल्ली सल्तनत पे अच्छे से पकड़ बनेगा। आप यह जानते हो दिल्ली सल्तनत से एग्ज़ाम में सवाल बहुत अच्छे से पूछा जाता है और काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं। आज का इस क्लास को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यकीन मानिए एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप चाहें तो क्लास को रिपीट करके भी देख सकते हैं। जो लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तो प्ले लिस्ट आकर ज़रूर चेक कर ही लीजिए। आपके लिए तो खास करके काफ़ी सारा क्लास है और अभी आगे काफ़ी सारा क्लास आगे कंटिन्यू आता रहेगा, जब तक कि आपका दरोगा का एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। आइए दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश को सबसे पहले देख लेते हैं। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के कुल 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा है। 1206 से लेकर के 1526 तक टोटल होता है 320 वर्ष। 320 वर्ष तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तान का शासन रहता है। भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहिए, या सल्तनत ए हिंद कहिए, या फिर सल्तनत ए दिल्ली के नाम से आप कहेंगे, एक ही बात है। अब इनमें से 5 वंश जो रहे थे, कौन कौन से थे? 1206 से 1526 तक में 320 वर्षों तक में दिल्ली पर शासन करने वाले 5 वंश थे। इसे आपको याद करना ही पड़ेगा: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। यहाँ पे आप देखें तो ट्रिक भी दिया है, गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, गुलाम वंश 1206 से 90, 6 से 90 तक कौन? शाहवंश, गुलाम। खिलजी वंश, खिलजी वंश कब से कब तक? 90 से 30, 90 से 30, 1290 से 30 तक रहा था कौन? खिलजी। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक रहा था। सैयद वंश 1414 से 51 तक रहा था सैयद। और अंत में आता है लोधी वंश, 1451 से 1526 तक रहता है कौन सा वंश? लोधी वंश। फिर से एक बार देख लीजिए: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 90 तक, खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1414 तक, सैयद वंश का रहता है 1414 से लेकर के 51 तक, और अंत में आता है लोधी वंश, जिसका कि कार्यकाल है 1451 से 1526 तक। यहाँ पे दिया हुआ है याद रखने का ट्रिक वगैरह। देखिए,
गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ऐबक जल गया, खीबो, ये रहा है संस्थापक का क्रम। और कार्यकाल के लिए आप याद रखें, मतलब कैसे कैसे कौन सा था। तो तुगलक में से ही 3 वर्ड को ले लिया गया। तो से हो गया तुगलक, तू से तुगलक, गौ से गुलाम, लौ से लोधी, सखी, सखी सौ से सैयद, खौ से खिलजी। आप इसे जरूर याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे गुलाम वंश को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है कि गुलाम वंश जो सबसे पहला वंश था, यह गुलाम क्यों कहलाया। देखिए, इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। इस वंश का दरबारी भाषा फारसी था। गुलाम वंश का अगर पूछेगा भाषा, फारसी। इस वंश का सबसे प्रमुख भाषा यही थी। इस वंश को इलबरी, ममलूक या फिर आप दास नाम से कहिए कहा जाता था। इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। सबसे पहले गुलाम वंश का जो भाषा है फारसी याद रखेंगे। इस वंश को आप इलबरी वंश भी कहेंगे। अगर गुलाम वंश के बदला दे दिया जाए कि इलबरी वंश कौन सा था, तो आपको गुलाम याद रखना है। या फिर ममलूक वंश पूछ लेगा कौन सा था, फिर आपको गुलाम ही याद रखना है। या फिर दास वंश अगर पूछेगा तो आपको गुलाम वंश याद रखना है। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 तक चला था। अब गुलाम वंश के प्रमुख शासकों को देख लीजिए, कौन कौन से शासक थे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबी वंश के। इसके बाद आराम शाह, फिर आता है इल्तुतमिश, फिर आता है रुकनुद्दीन, इसके बाद रजिया सुल्तान, फिर इसके बाद बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद खां, इसके बाद नसरुद्दीन शाह, फिर बलवन, और फिर आता है कैबू बार, और फिर आता है क्यूमर्स। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या नहीं तो छोटा सा ही सही एक नोट्स तैयार कर लीजिए। ऐसा नोट्स बनाइए जो आप बाद में इसे फिर देख सकें, बस एक नज़र देखें और अच्छे से फिर आपका रिवीजन हो सके। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक ही रहता है। अब इसके बारे में समझिए। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलामों में से एक था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको बताना है। ध्यान रखें, ऐबक जो है मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलामों में से एक था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ऐबक जो है ना खुद को लाहौर का, कहाँ का, लाहौर का क्या करता है, स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, ऐबक सबसे फर्स्ट में है। इस पे अच्छे से पकड़ बनाइए। इसको अगर आप अच्छे से पकड़ लेंगे तो आगे का भी आपका जो पढ़ने का जो तरीका रहेगा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक अगर पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको बताना है। आप ये अच्छे से समझ गए। अब देखिए, ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। किसे माना जाता है पहला तुर्क शासक दिल्ली का? ऐबक को। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। दिल्ली का जो सुल्तान पद है इसको संभालने से पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली का गवर्नर था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की बल्कि मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या इन्होंने यानी कि ऐबक ने सुल्तान पद अपने लिए लिया था? जवाब है कि नहीं, ये मलिक कहिए या फिर आप सिपह सलाहकार कहिएगा, इसकी उपाधि धारण कर लिया था। ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये गरीबों के प्रति अच्छी भावना रखते थे, यानी कि दया का भाव रखते थे। ये लाखों में दान देते थे, इसीलिए इन्हें लाख बख्श के भी नाम से आप जानते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। इन्हें पूरा कुरान याद था, इसीलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता था। इनके दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे। सिराज, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी है। इसके दरबार में हसन निजामी भी थे, जिन्होंने ताज उल नासिर पुस्तक लिखी है। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा। काफ़ी बार काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है।
ऐसा माना जाता है कि यह किसी संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, पूछा जा सकता है किस विद्यालय के स्थान पर, तो संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई तथा इसके प्रांगण में लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति मिलता है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में मिलता है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कहाँ पर मिलता है? कुबतुल इस्लाम मस्जिद में मिलता है। यह भारत की पहली मस्जिद थी। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण जो है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है और यह भारत की पहली मस्जिद थी। ऐबक ने ऐबक के जो गुरु हैं ये बख्तियार काकी, नाम ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु के बारे में पूछेगा, बख्तियार काकी थे। कुतुब मीनार बख्तियार काकी के ही याद में ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। कुतुब मीनार बख्तियार काकी के याद में ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ऐबक ने अफ़गानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली में कुतुब मीनार 1193 ईस्वी में, जिसे अब महरौली में जो है ये बनवाई, किंतु पूरा नहीं करवा सका था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का काम। देखिए, ऐबक कुतुब मीनार को 2 मंजिला बनवाया, जबकि जो 3 शेष मंजिल बचता था इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ध्यान दें कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर जाती है, फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण कह रहे हैं कि करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाना प्रारंभ किया, किंतु इंजीनियरों ने गलती की जिस वजह से ये सफल नहीं हो पाया था। थर्ड नंबर पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने कुबतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार जो है ये बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार बनवाया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। मौत हुई है 1210 में। कहाँ पर? लाहौर में। क्या खेला जा रहा था? चौगान यानी कि पोलो खेल खेलते समय। ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। लाहौर में मृत्यु होती है, लाहौर में इसका मकबरा है। ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था। ठीक है, लाहौर। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या अब्दुल अजीज कूफी के द्वारा सिखाया गया था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठते हैं आराम शाह। 1210 से 11 तक इनका बस कार्यकाल है। यह ऐबक का उत्तराधिकारी था किंतु अयोग्य था। 1212 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासन अपने हाथों में लिया, खुद शासक बन जाता है। यह मात्र 8 महीने तक ही शासन किया था। इसकी हत्या इल्तुतमिश के ही द्वारा कर दी गई थी। ध्यान रखें, 1212 में इल्तुतमिश इसे हटा देता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है इल्तुतमिश के द्वारा। बस 8 महीने तक आराम शाह शासक बने रहे थे। आराम को आप आ से आराम 8 इस तरह से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए शमसी वंश। इल्तुतमिश 1211 से 1226 तक गद्दी पर बैठता है। इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। यह 1211 में ही गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम अल्तमश था। अल्तमश किसका नाम था? इल्तुतमिश का। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसके पिता का नाम इलम खां था। पिता का नाम इलम खां और ये इलबरी तुर्क था। इलबरी तुर्क कौन था? इल्तुतमिश के जो पिता हैं इनके पिता का नाम इलम खां और ये लोग क्या थे? इलबरी तुर्क थे। 1215 के तराइन के 1215 में तीसरा वाला जो युद्ध हुआ था, इसने
याल्दोज को पराजित कर दिया था। 1215 में तराइन के तृतीय युद्ध में इसने याल्दोज को पराजित किया था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। शासक बनने से पहले यह बदायूं, जो कि यूपी में पड़ता था, इसका ये क्या था, सूबेदार था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को चेंज करके बनवा दिया था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लाया, दिल्ली लाया। इसने शासक बनने से पहले खलीफा अल मुनत्तिसीर बिल्लाह से खिलतलत यानी कि डिग्री हासिल किया था। इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल चलवाया था। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश जो है चांदी का टका और तांबे का जीतल स्टार्ट करवाया था। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलवाया था। लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने का अगर पूछेगा कि जो परंपरा है, प्रचलन है, किसने स्टार्ट करवाया, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया, जिसे इक्ता व्यवस्था कहा गया था। इल्तुतमिश वेतन के बदले क्या दिया, भूमि, इसे कहा क्या गया था, इक्ता व्यवस्था। इसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्काय चिहलगामी या फिर चालीसा दल कहा गया था। 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनवाया था, जिसे तुर्काय चिहलगाम या फिर आप चालीसा दल के नाम से जानते हो। इसके समय जियाउद्दीन जो मांगबरनी है, इसका पीछा करते हुए चंगेज खां दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया था। इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को शरण नहीं दिया था। डर के मारे आप समझ लीजिए ऐसे कि चंगेज खां खतरनाक, बहुत क्रूर थे। ये पीछा कर रहे थे जियाउद्दीन बर्नी का, और इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन बर्नी को जो है ना अपने शरण में आने का परमिशन नहीं दिया था। बोला भाई निकल लो यहाँ से। चंगेज खां से उनको भी खुद डर लग रहा था। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसे गुलामों का गुलाम के भी नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है, मिस यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, याद रखिए। इल्तुतमिश बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। शुद्ध अरबी का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक कौन था, इल्तुतमिश। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। सवाल पूछा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को कौन बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया था। तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिनहाज उस सिराज है। वर्ष 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 में, और रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी ये घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया था। जो चालीसा था ना, चालीसा दल करके, वही लोग क्या किए, रजिया को शासक नहीं बनवा करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह याद रखिएगा, इसको शासक बना दिया। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बन जाती है। रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक शासिका रहती है। रजिया सुल्तान का ये पिक्चर है, देख लीजिए। यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। यह पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी थी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं पड़ा। दिल्ली के मलिक याकूत, जो कि अश्वशाला के प्रधान थे, इनके साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध था। दिल्ली के जो मलिक याकूत थे, इसका संबंध किसके साथ था, रजिया सुल्तान के साथ था। तवर हिंद यानी कि भटिंडा, जो कि पंजाब में है, यहाँ के इक्तादार
मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। किंतु युद्ध में हुए खुद को हारता देख रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा का जो कैथल है, हरियाणा के कैथल में रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। सवाल बन सकता है, रजिया ने शादी किससे किया? अल्तुनिया से किया था। रास्ते में वापस आते समय हरियाणा के कैथल में रजिया की और उनके साथ उनके जो पति थे अल्तुनिया, इसकी हत्या कर दी जाती है। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। रजिया एक असफल शासिका साबित हुई और इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। इतिहासकारों का कहना है कि अगर रजिया महिला ना होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। इतिहासकार में पूछा जा सकता है कौन? एल्फिस्टन नाम आपको याद रखना है। इनका कहना था रजिया अगर महिला नहीं होती तो भारत के महान शासकों में से एक रहती है। इतिहासकार अब मिनहाज को समझिए। इनका कहना था कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनवाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। ये बात इतिहासकार जो मिनहाज है इसके द्वारा कहा गया था। अब 1240 ईस्वी में जब रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है, इसके बाद बहराम शाह को समझिए, ये आते हैं 40 से 42 वर्षों के लिए। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह 1240 में दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बना करके 1242 में उसकी हत्या कर दी जाती है। बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क सरदारों के द्वारा बंदी बना करके 1242 में यानी मात्र 2 वर्षों में इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को समझिए, जो कि 1242 से 46 तक रहता है। यह दिल्ली के गद्दी पर 1242 ईस्वी में बैठा। यह सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित करवाया था। यह अपना जो अमीर हाजिब है गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया था। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। 1246 में नसरुद्दीन महमूद जो है ये गद्दी पर बैठ जाता है। 46 से लेकर के 20 वर्षों तक 56 तक नसरुद्दीन शाह बने रहते हैं शासक। यह एक मितव्ययी मतलब कम खर्चीला शासक था। यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन खुद से किया करता था। इसने एक गुलाम को चालीसा दल में स्थान दिया। यह गुलाम कौन था? बलबन। बलबन का नाम आपने अच्छे से सुना है। इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। नसीर उद्दीन शाह ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यही है फोटो किसका, पिक्चर है किसका? नसीरुद्दीन शाह का। इसके समय बलबन की शक्तियां बहुत ही बढ़ गई थी। इसकी मृत्यु होती है 1265 में। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बन जाता है गयासुद्दीन बलबन। यह दिल्ली के गद्दी पर 1246 में बैठा था, ठीक है। अब देखिए, नसरुद्दीन का मकबरा सुल्तान घड़ी में है। नसरुद्दीन का मकबरा पूछेगा कहाँ पर है, तो सुल्तान घड़ी आपको बता देना है। नसरुद्दीन शाह 1246 में गद्दी पर बैठता है, 66 में मृत्यु होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए बलबन पर। यह ईरान का रहने वाला था। बलबन जो है ईरान का रहने वाला था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो है नासिरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था, जैसा कि अभी आपने देखा था, ठीक है। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था, यानी कि 1236 से लेकर के जो 40 तक का टाइम था ना रजिया सुल्तान वाला, इसमें जो बलबन है ये अमीर ए शिकार के पद पर बैठा हुआ था। दिल्ली के सुल्तान के पद को संभालने से पहले बलबन को महमूद शाह सुल्तान ने अपना अमीर हाजिब बनाया था। दिल्ली के सुल्तान के पद को संभालने से पहले बलबन को महमूद शाह
सुल्तान ने अपना अमीर हाजी बनवाया था। यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1266 में। अब इनके बारे में समझिए ये क्या क्या स्टार्ट करवाए थे। इसने सजदा यानी कि घुटने पर बैठकर शीश नवाना तथा पैगोस यानी कि पाँव को चूमना, इसके जैसा ईरानी पद्धति को भारत में लागू करवाया था। मतलब इनसे कोई भी अगर मिलने आता था तो क्या होता था, घुटने पर बैठ करके सिर झुकाना होता था, नंबर फर्स्ट। सेकेंड, पैगोस एक चालू करवाया था। पैगोस में क्या करना होता था, पैर को चूमना होता था पैगोस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यह भी समझिए कि ये जो है ना पैगोस, ये कहाँ का था, ये प्रचलन पैगोस था, सजदा था, ये कहाँ पर चलता था, तो ये ईरान में चलता था। ईरानी पद्धति थी जिसे भारत में लागू करवाया था। इसके द्वारा नौरोज़ त्योहार जो कि फारसी था, ये भी प्रारंभ करवाया था, नौरोज़, ठीक है। इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया था। इसने कहा है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि कहिए या फिर छाया कहिए कि होता है। किसने कहा है, बलबन ने। इसी ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, यानी कि आक्रमण नीति को इन्होंने अपनाया था। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। बलबन क्या किया, 40 सरदारों का जो दल था उसे समाप्त किया। किसने, बलबन ने। बलबन ने यूपी में गुण मुक्तेश्वर की एक मस्जिद बनवाई थी। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था। थोड़ी देर पहले आपने इसे भी देखा था, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था। यह अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया था। यह अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर, आपको ध्यान रखना है, किया था। यह अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। अपनी शक्ति को मतलब एकत्रित कर लेने के बाद बलबन ने, किसने, बलबन ने कौन सा उपाधि, जिल्ले इलाही का उपाधि अपने नाम कर लिया था। बलबन ने स्वयं को नाइब ई खुदाई कहा था। बलबन ने स्वयं को, खुद को क्या कहा था, नाइब ई खुदाई। पहली बार इमारतों में मौजूद शाही मेहराब बलबन के मकबरा में देखा गया था। भारत में प्रथम बलबन का मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। भारत में सबसे पहले कहिए कि बलबन का जो मकबरा है इसमें शुद्ध इस्लामी शैली निर्मित किया गया था, इसी से यह बना था। बलबन ने सीमा विस्तार की नीति को नहीं अपनाई, मतलब जितना एरिया था उसी में ये खुश था। इसके शासनकाल में विद्रोह करने वाला तुगरील खां बंगाल का गवर्नर बना था। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसके कहिए कि दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन था। इसी के समय में सेना को वंशानुगत बना दिया गया था। किसके समय में, बलबन के समय में सेना को वंशानुगत बनाया गया था। इसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया था। इसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया था। किसने, बलबन ने किया था। फारसी कवि अमीर खुसरो और आमिर हसन बलबन के ही दरबार में रहा करते थे। अमीर खुसरो साथ ही साथ अमीर हसन किसके दरबार में, बलबन के दरबार में रहते थे। वर्ष 1286 में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी थी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं आप। वर्ष 1286 में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी हत्या, बलबन की हत्या। और फिरोज शाह को क्या कहते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। अगला शासक कैकुबार बनता है जो एक अयोग्य शासक था। बस इसने 1 वर्षों तक ही शासन किया था। 1286 में बलबन की मृत्यु होती है और 1287 से लेकर के 90 तक कैकुबार शासक बनता है। यह दिल्ली के गद्दी पर 1287 में बैठा। यह मुइनुद्दीन की उपाधि धारण किया था। सवाल बन सकता है मुइनुद्दीन की उपाधि किसने, तो कैकुबार ने धारण किया था। इसके सेनापति का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा इसकी हत्या करके उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। आ जाइए अब शमसुद्दीन कैमूर पर। कैकुबार का पुत्र शमसुद्दीन को कैमूर की उपाधि दिया गया था और यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आ जाइए अब खिलजी वंश पर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक शासक बना। देखिए, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे।
इसकी राजधानी किलो खरे थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, फिरोज खिलजी से याद रखिएगा, अपनी राजधानी किलो खरी बनाया। इन्होंने जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। यह एक उदारवादी शासक था। इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा साथ ही साथ दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। सवाल बन सकता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दक्षिण भारत के विजय के लिए किसे भेजा था? अपने भतीजा कहिए, दामाद कहिए, नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी को इन्होंने भेजा था दक्षिण भारत विजय करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से अत्यधिक धन लूटा। जलालुद्दीन ने जब इससे धन का हिसाब मांगा तो इसने इसकी हत्या 1296 में कर दिया, ठीक है। सवाल बनता है कहाँ पर? तो जलालुद्दीन की हत्या मानिकपुर इलाहाबाद में पड़ता है, यानी कि अब हो गया है आपका प्रयागराज, ठीक है, यहीं पर कर दिया जाता है। जलालुद्दीन मंगोलों को हरा दिया था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए अलाउद्दीन खिलजी पर। 1296 में हत्या करने के बाद खुद गद्दी पर बैठता है। इसके बचपन का नाम अली गुरसस्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसस्प आपको नाम ध्यान रखना है। इनका राज्याभिषेक बलबन के ही लाल महल में होता है। इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर एशानी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को, जिसका कि बचपन का नाम अली और गुरसस्प था। इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा जो विद्वान मौलाना हुआ करते थे, उनके कहने पर इसने यह निर्णय को बदल दिया, चेंज कर दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, परंतु यह बहुत छोटा बन पाया था। यहाँ पे इनका फोटो है, आप देख लीजिए। इसने कुबत्तुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक गेट बनवाया था। इसके मूल नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ा दागने की परंपरा लागू की थी। जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो इसके बाद 4 घोषणा करता है। अस्थाई गुप्तचर की स्थापना, दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तन करना, खालसा मतलब सरकारी भूमि में, मद्यपान यानी कि नशा कहिए जो शराब था इस पर रोक, छोटे त्योहार तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके समय में 4 प्रमुख कर थे, जजिया, जकात, खराज और खुम्स करके था। चारों को याद कर ही लीजिए। जजिया कर जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब मुसलमान को छोड़ के और सारे धर्मों के लोगों से लिया जाता था जजिया कर। जकात यह मुसलमान के आय पर लिया जाता था। खराज यह मुसलमानों का भूमि कर था। खुम्स यह सैनिकों से लूट पर लिया जाने वाला कर हुआ करता था। मकान पर घड़ी नामक कर तथा चारागाह पर चरी नामक कर लिया जाता था। चारागाह पर तो चरी हो गया और मकान पर होता था घड़ी नामक, मकान मतलब घर होता है ना, घड़ी नामक कर लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के विभाग, एक था दीवाने आरिज, दीवाने इंसा, दीवाने वजारत कहिए या विशारत कहिए, दीवाने रसातल करके था और दीवाने रियासत था। दीवाने आरिज अलाउद्दीन खिलजी के समय में सैन्य विभाग था। दीवाने इंसा शाही आदेशों को पालन करवाना यानी कि पत्राचार विभाग था। दीवानी वजारत या फिर विशारत जो था ये वजीर यानी कि पीएम का पद हुआ करता था, जो कि वजीर के नियंत्रण में रहता था और ये सबसे महत्वपूर्ण पद था। कौन सा? दीवाने वजारत यानी कि विशारत भी आप जिसे कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद था, अलाउद्दीन खिलजी के विभागों में से एक था। दीवाने रसातल जो है यह विदेश विभाग था, साथ ही साथ धार्मिक मामले का भी जो कर वगैरह आता था ना, ये दीवाने यानी कि रसातल ही कहलाता था। और एक था दीवाने
रियासत, यह बाजार पर नियंत्रण रखने का काम करता था। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य विभाग को समझिए। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया। सवाल बनता है किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर क्या किया था? ध्यान दिया। साथ ही साथ इस उद्देश्य से 1297 में गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित कर दिया था। इस आक्रमण का नेतृत्व जो है नुसरत खां कर रहे थे। इसी दौरान 1000 दिनार में मलिक काफूर नामक एक हिजरा था जिसे कि खरीदा था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के भी नाम से जानते हैं। नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदकर 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस आने पर अलाउद्दीन को उपहार भेंट किया था। गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर को भी जीत लिया था। 1301 ईस्वी का डेट आपको याद रखना है। अलाउद्दीन ने रणथंभौर को जीता था। इस अभियान के समय में नुसरत खां मारा जाता है। फिर आता है 1303 ईस्वी। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया था। 1303 में अलाउद्दीन ने किसे जीता था? चित्तौड़ को। 1301 में अलाउद्दीन ने किसे जीता था? रणथंभौर को। चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया था और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया। किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया था। जौहर मतलब खुद को कहिए कि बचाने के लिए आग में कूद जाना था, जौहर। इसी पे एक मूवी भी बन के आया था, पद्मावत। राजपूत महिलाएं विदेशी आक्रमण से स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद गई। इसे ही जौहर कहा गया था। यह चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दिया था। मलिक काफूर ने 1307 में देवगिरी के शासक जो रामचंद्र देव थे इनको पराजित किया। किंतु रामचंद्र देव की वीरता को देख करके अलाउद्दीन ने उसे गुजरात के नवसारी का जागीरदार बना दिया था। वर्ष 1309 ईस्वी में इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित कर दिया। प्रताप रुद्र देव ने अपने सोने की मूर्ति बनवाई और उसमें जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन को भेजा। साथ ही कोहिनूर हीरा जो था वह भी भेजा और अधीनता स्वीकार कर लिया था। किसने? प्रताप रुद्र देव ने। समझ लीजिए फिर से, 1309 में वारंगल के शासक जो प्रताप रुद्र थे इसको पराजित कर दिया जाता है। प्रताप रुद्र देव अपना सोना का एक मूर्ति बना करके जंजीर पहनाने का मतलब समझ गए? अधीनता स्वीकार करना कि हाँ आपके अंदर में हम हैं, आपसे नीचे हैं, आपसे डर के हैं। आपका अधीनता, आपका जो साम्राज्य है वो मेरे अंदर, मतलब मेरा साम्राज्य आपके अंदर आ जाएगा। जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन को भेजा और साथ ही कोहिनूर भी भेज दिया, हीरा जो था, और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया अलाउद्दीन की। वर्ष 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्रम को नहीं जीत सका। वर्ष 1310 में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया, लेकिन होयसल वंश की जो राजधानी थी द्वार समुद्रम, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम बताना होता है, इसको ये नहीं जीत पाया था। 1311 में मलिक काफूर ने पांडव वंश की राजधानी मदुरै को जीत लिया। 1311 में मलिक काफूर जो है ना, पांडव वंश की राजधानी थी मदुरै। पांडव वंश की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। मदुरै को ये जीत लेता है। अलाउद्दीन जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा तो उसने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति को समझिए, जफर खां, नुसरत खां, उलूग खां और मलिक काफूर थे। अलाउद्दीन का 4 जो प्रमुख सेनापति था
एक था जफर खां, दूसरा नुसरत खां, तीसरा था उलुग खां, चौथा था मलिक काफूर। यह अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से किया करता था। मंगोलों से लड़ते समय जफर खां की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी को सीमा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेशों की अवहेलना कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी खलीफा जो थे उसके आदेशों की अवहेलना किए थे। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का नाम आपने सुना है, जियाउद्दीन बर्नी। ये कहते हैं कि जब अलाउद्दीन शासक बना तो इस्लामिक कानून जो शरीयत था इससे खुद को मुक्त यानी कि घोषित कर दिया और एक नए धर्म प्रारंभ करने का भी प्रयास किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तुर्क कबीले का था। इसने सैनिकों के लिए वेशभूषा यानी कि ड्रेस का भी निर्धारण किया था। यह सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने भूमि की पैनाइस यानी कि माप करवाया और उसी के आधार पर लगान यानी कि टैक्स का भी शुरुआत किया। इसने कुल उपज का 50% कर यानी कि टैक्स निर्धारित किया। इसके समय लूट प्राप्त धन का 80% राज कर के रूप में लिया जाता था। दीवान ए मुस्तखराज का जो प्रारंभ है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, जिसका संबंध भू राजस्व से था। कर चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांतों के गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर दिया। इसने दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया। यह जिम्मेदारी उसने किसे दिया था? मलिक काफूर को दिया था। सबसे पहले उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अगर पूछेगा तो अलाउद्दीन को ही दिया माना गया है, इसे ही दिया गया है, इसे ही प्राप्त था। उलेमा वर्ग वगैरह के प्रभाव से फ्री होकर के शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। इसने इसके दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो और हसन देहलवी रहा करते थे। यह अपनी राजधानी शीरी यानी कि दिल्ली के पास स्थापित किया था। यह नगद वेतन, अस्थाई घोड़ा जो अस्थाई सेना होता था और घोड़ा दागना, सैनिक की हुलिया वगैरह, बाजार नियंत्रण और कहिए कि मूल नियंत्रण जो है ये स्टार्ट किया था। उसने मंगोलों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसी के समय राशनिंग प्रणाली, राशन वाला जो प्रणाली है शुरू हुआ था। इसी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी हुए और भारत पर अंतिम यह आक्रमण भी था। इसके समय दिल्ली में हाजियों द्वारा विद्रोह भी किया गया था। इसी के द्वारा दीवान ए मुस्तखराज विभाग प्रारंभ किया था, जिसका के संबंध वित्त यानी कि भू राजस्व से हुआ करता था। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध पुस्तक खजाइनुल फुतूह में इसे द्वितीय सिकंदर का नाम दिया गया है। यह बिना खलीफा के स्वीकृति से गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक बना था। इसके मुख्य अधिकारी मुहतसिब कहलाता था। यह प्रथम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारण किया था। सीरी का किला, हजार खंभा महल, अलाई दरवाज़ा, जमियत खाना मस्जिद, इन सभी का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली में बसने वाले मंगोल को नवीन मुसलमान कहा गया था। दिल्ली के जो खिलजी थे शासक, ये कौन से थे? तुर्क थे। इसके समय सेना का जो गठन है दशमलव प्रणाली के आधार पर किया गया था। इसके समय खालसा भूमि सबसे अधिक विकसित होती है जो राजा के नियंत्रण में हुआ करता था। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद इसी के समय में बना था। घोड़े के नाल जैसा मेहराब का सबसे पहला प्रयोग भी इसी ने करवाया था। अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को समझिए। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र में भी पहनकर आ जाता था, कभी कभी निर्वस्त्र भी आ जाता था। ये कहावत, ये जो कहानी है, ये जो बरनी है जियाउद्दीन बरनी, इसी के द्वारा कहा गया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में। खुसरो खां ने 1320 में इसकी हत्या कर दी।
खिलजी वंश का सेनापति या फिर मुख्यमंत्री कहिए, खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी और खुद ये क्या करता है, शासक बन जाता है। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो जाता है। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा रहता है। खिलजी वंश के शासक निम्न कबीले से संबंध रखते थे। खिलजी वंश का ये जो शासन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है 1316 से 1320 तक रहता है, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में आपके लिए कहिए कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है क्लास, जो कि तुगलक वंश का है, 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चला था। इसका भी अगर क्लास देखना हो प्लेलिस्ट आइए चेक कर लीजिए। अगर क्लास अच्छा लगा हो आज का तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और भी कुछ कहना हो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।